अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है उसके एमसीक्यूज और तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के पेपर देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के 2024 में, तो उनके लिए काफ़ी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पेपर है ये, और इससे ओवरऑल कोर्स आप अपना इस वीडियो के थ्रू जो है वो रिवाइज कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो एक लॉन्ग लेक्चर होने वाला है ये, बट एंड तक आप बने रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो फाइनल टच देने में अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करूंगा। 17 एमसीक्यूज होते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो और हर एमसीक्यूज और हर एक न्यूमेरिकल को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो है वो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो आप पूरी तरह से डेवलप कर सकें। तो ये एमसीक्यूज आपको आपके स्क्रीन पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज डैश। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 8 ग्राम मींस के देखो 32 ग्राम 1 मोल होता है ना, तो ये 0.25 मोल है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दिस इज विल बी 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। सेकंड है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज डैश। तो 1 मोल क्लोरीन गैस का मास हमारे पास होता है 71 ग्राम, तो 2 मोल्स का कितना होगा? दैट विल बी 71 मल्टीप्लाइड बाय 2। और जब हम 71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बच्चों को कैलकुलेटर भी यूज करना ठीक तरह से नहीं आता, तो सामने कैलकुलेटर भी स्क्रीन पर आपको दिखेगा ताकि आप उसको, और यही कैलकुलेटर मैक्सिमम बच्चों के पास होता है, तो आप उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये 142 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। थर्ड है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल ऑफ एन एटम इज डैश। थर्ड शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होगी? देखो एस हो गया और पी हो गया और डी हो गया। ठीक है, तीन तीन सब शेल्स होंगे थर्ड शेल में। एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी के 6 होंगे और डी के 10 होंगे। तो टोटल हमारे पास ऑर्बिटल्स 18 या 18 ऑर्बिटल्स होंगे थर्ड शेल के अंदर। ठीक है, तो सॉरी ये मैंने गलत आपको बता दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बल्कि एस पर हमारे पास 1 होगा, पी पर 3 होंगे और डी पर हमारे 5 होंगे। 5 6 7 8 और 1 9। इसका आंसर सी होना चाहिए, 9। ठीक है, फोर्थ है दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो बेरिलियम +2 मैग्नीशियम +2, तो ये सेम, इनमें दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ए ऑप्शन में ही हमारा जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ है द ज्योमेट्री ऑफ AB3 मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। AB3 विद अ लोन पेयर, जैसे कि अमोनिया होता है, AB3 विद अ लोन पेयर होता है, तो इसका शेप पिरामिडल होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल। डी ऑप्शन होगा। सिक्स्थ है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज डायपोल मूवमेंट। मतलब डायपोल मूवमेंट जिसकी ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब कि हमें यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। तो इन चारों में से जो पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, बाकी सबके डायपोल मूवमेंट 0 होती है। सेवंथ, दिस अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्स बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। एक इंस्टेंटेनियस डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। एट्थ है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दिस इज डैश। देखो अमोनिया हमारे पास होता है 17, सल्फर डाइऑक्साइड होगा 64, Cl2 71 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होगी वो अमोनिया की होगी, देन उसके बाद CO2 की, देन SO2 की, देन उसके बाद Cl2। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर हमारे पास रिएक्टिव डिफ्यूजन का अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है इफ द केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस टू डबल।
द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डैश। मतलब प्रेशर टेम्परेचर दोनों को डबल कर रहे हैं तो दैट सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम की गैस में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। 10th, टू सॉलिड्स हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम क्रिस्टल मतलब दिस विल बी सेम मींस आइसो, तो दो सॉलिड जिनके सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे उनको आइसोमॉर्फस कहा जाएगा, ए ऑप्शन। 11th, केसी एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन दिस विल बी, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो सी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर और बी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th, इन दिस रिएक्शन अमोनिया प्लस वाटर इट फॉर्म्स NH4 प्लस और OH माइनस, अमोनिया एक्ट्स एज डैश। तो NH3 चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई एक बेस है, बी ऑप्शन। 13th है 2A फॉर्म्स प्रोडक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 2 टाइम्स इन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, चूंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 4 टाइम्स हो जाएगा द रेट ऑफ रिएक्शन। 14th, इन दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, तो KO2 में तो -1/2 होगी तो A नहीं हो सकता, MgO में -2 होगी तो ये भी नहीं हो सकता, OF2 में हम यहाँ पर देखेंगे तो ये +2 निकल जाएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15th, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन डैश, तो जो फ्यूल सेल होता है इसके अंदर हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट। 16th, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मींस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन जो हमारे पास रिएक्शन होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। 17th और लास्ट MCQ है कोलाइडल सॉल्यूशंस हैव द एबिलिटी टू स्कैटर लाइट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये बेटा 17 MCQs हो गए। अब इसके बाद ये सेक्शन बी आपको दिख रहा है, तो ये ओवरऑल सेक्शन बी मैं आपको पहले इसको ओवरऑल जो है वो गो थ्रू करवा दूं, देन उसके बाद वन बाय वन हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये कंप्लीट पेपर है पीसी का जो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने इसको रोल आउट किया है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300-215-2272 में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सर नसीम जुल्फिकार के नाम से जो है वो सेव कर लें। तो और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो या फिर आपको मेरे जो है वो टारगेट पेपर चाहिए हो फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर अगर आपको MCQs चाहिए हो, ठीक है, या फिर आपको जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस के जो है वो पेपर चाहिए हो या डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के पेपर चाहिए हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कुछ भी आपको फर्स्ट ईयर के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको नोट्स वगैरह ऑल सब्जेक्ट्स के मैं जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये नंबर अपने पास सेव कर लें। तो अब मैं जो है आता हूँ अपने पेपर सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें अभी हमारे पास सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो है वो अरेंज कर दिए हैं ताकि इजीली हम इसको कर पाएँ। तो MCQs जितने भी पेपर में जो हमारे वो इसमें आए हुए लाइक न्यूमेरिकल्स आए हुए, मैं वन बाय वन यहाँ पर आपके सामने इसको जो है वो सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। तो ये फाइंड द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हीट ऑफ कंबस्शन निकालनी है गिवन डेटा से, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्शंस हमारे पास इसके अंदर जो है वो गिवन किए गए। थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं ताकि आप इसको ठीक तरह से देख पाएं। ओके, नाउ इट्स मच बेटर। तो इसको यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको यहाँ पर अब हमें सॉल्व करना है। तो वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन हेयर। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इक्वेशन है। ये देखो, ये हीट ऑफ कंबस्शन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाले हमारे रिक्वायर्ड है, और ये हमारे पास इक्वेशन और इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 उसके डेल्टा HF मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमें दी गई है। तो बेटा किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग जो है वो प्लस कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं। और इसके बाद फिर हम उसको थर्ड वाले से अक्सर जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर C है और यहाँ पर 2C है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेकंड इक्वेशन के साथ हम उसको प्लस कर देंगे ताकि 2C आ जाए हमारे पास थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 2,
तो उसके बाद क्या करना है, देन ऐड विथ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले हमें करना है। तो चले सबसे पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 2C प्लस 2O2 एंड इट विल बी फॉर्मिंग 2CO2। अच्छा, और जो काम आप लेफ्ट साइड पे करेंगे उसको राइट साइड पे भी करना है, मींस डेल्टा HF इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 394 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो डेल्टा HF हमारे पास कितना हो जाएगा इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो 394 है ना, 394 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस विल बी 788। तो ये हमारा 788 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, दिस विल बी H2 है ना, तो H2 प्लस हाफ O2 एंड इट विल बी फॉर्मिंग H2। अब इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो डेल्टा HF का डायरेक्ट इसी तरह आ जाएगा, माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। इसके बाद हम इसकी जो है वो अलजेब्रिक एक एडिशन इसमें हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस करना है चुके हमें, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2 है और ये हाफ O2 है, तो 2 प्लस 1/2 ये हमारे पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 O2 प्लस H2 और ये बना हमारे पास 2CO2 प्लस H2O, और डेल्टा HF भी हम इसी तरह से इसकी अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 788 माइनस का 286 और ये हो जाएगा 502 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऑलराइट, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है, वॉट एवर जो भी इक्वेशन है, इसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 से। तो सब्ट्रैक्टिंग द अबव इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये काम करना पड़ेगा। तो पहले हम इक्वेशन को दोबारा इसी तरह से लिख देते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास आई है 2C फिर 5/2O2 प्लस H2 और प्रोडक्ट साइड पर है 2CO2 प्लस H2O, और डेल्टा HF जो आपके पास किया मैंने बेटा वो है 502 किलो जूल पर मोल। और हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 है 2C प्लस H2 और ये रिएक्शन करके हमारे पास क्या बन रहा है C2H2, और डेल्टा HF कितनी आ रही है इसकी हमारे पास, दिस विल बी 226 किलो जूल्स पर मोल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो है इसको सब्ट्रैक्ट करने, चुके जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है कि साइन हमारा जो है वो चेंज हो रहा होता है, जो सेकंड इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज होगा। अब जैसे कि दिस विल बी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये 2C से 2C कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, H2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, जो चीज आ जाएगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने पास। अच्छा, C2H2 माइनस के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो C2H2 प्लस का 5/2O2 और रिएक्शन करके बन रहा है 2CO2 प्लस H2O। तो ये जो डिजायर्ड इक्वेशन आपको चाहिए थी, इफ यू कैन सी अबव ना, तो आप देख सकते हैं डिजायर्ड इक्वेशन यही थी हमारे पास 2CO2 प्लस H2O। डिजायर्ड इक्वेशन अगर आपके पास आ गए तो मींस के यू हैव डन द करेक्ट वर्क। उसके बाद डेल्टा HF की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, 502 माइनस 226, दिस विल बी 502 माइनस का 226 और ये आ जाएगा हमारे पास 276, तो प्लस का आ जाएगा 276 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज एक्चुअली योर फाइनल आंसर। तो जो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा से निकालनी है, तो आसान एमसीक्यू जो है न्यूमेरिकल होता है, ये अक्सर हम इसको डायरेक्टली जो है वो
अलजेब्रिक वे पर हम उसको मैथमेटिक्स की तरह से हम उसको सॉल्व करते हुए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप इसकी ले सकते हैं, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है। बाकी इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इस तरह से मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो बच्चे सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपेयर होंगे कराची में या ओवरऑल सिंध कहीं पर भी। सेकंड आते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है ये आपके पास पेपर में, और ये क्या है कि स्टेट हंट्स रूल एंड n+l रूल, विच रूल और प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा रूल कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेट हो रहा है। वायलेट का मतलब होता है टूटना, रद्द होना। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास अलग अलग जो है वो सामने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 मिल रही होगी। एक है 1:2s3। देखो कभी भी s पर जो है ना वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो जब भी s पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम कहते हैं कि जो पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। सेकंड है 1:2s2 3:2p6। देखो 3s आता ही नहीं हमारे पास जो है ना नॉर्मली, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 3s नहीं होता, 2 में सिर्फ s और p मतलब 1:2s2 होता है ना, फिर 3s2 होता है, मतलब आगे पीछे 3s आता है लेकिन इस तरह से 1:2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर अगर इसकी जो है ना वो आगे पीछे अगर हो जाए, मीन्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से ना हो, तो 3s और फिर 2p, दोनों के n+l वैल्यूज अलग अलग हैं। ठीक है, और n+l की इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से इसको फिल किया जाता है। तो यहाँ पर n+l रूल जो है ना वो यहाँ पर वायलेट हो गया है। ठीक है, और n+l रूल को ही हम लोग ऑफ प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो अगर n+l रूल वायलेट होता है तो वो प्रिंसिपल भी वायलेट हो जाता है साथ में, क्योंकि ये भी वही बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होना चाहिए। नेक्स्ट है 2s2 2p6 3s2। अब देखो 1s इसके अंदर नहीं है। वैसे अगर ऑर्डर खराब होना तो हम यही कोशिश करते हैं कि जैसे n+l रूल वायलेट कर देते हैं। ठीक है, और अगर बीच से कोई ऑर्बिटल गायब हो, जैसे यहाँ पर ऑर्बिटल 1s है ही नहीं, तो यहाँ पर जो चीज़ वायलेट हो रही है उस सूरत में हम कह देंगे कि ऑफ वो प्रिंसिपल वायलेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1:2s2, उसके बाद 2px2। 2px पर डायरेक्टली 2 नहीं लगता, 2px पर 1 लगेगा, 2py पर 1 लगता है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से अगर आ जाए तो फिर ये हमारे पास हंट्स रूल वायलेट हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट रूल्स हमारे पास वायलेट होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पूछी जा रही थी, तो चारों में के अलग अलग रूल्स जो हैं वो वायलेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से बस ये आपको आंसर देना 1 वर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपके क्वेश्चन 6 है ये आपके पेपर के अंदर। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल है यकीनन, तो उसमें पहला हम इसका डेटा बना देते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ 15% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन at 20 degree centigrade if the vapor pressure of pure water at 20 degree centigrade is 17.5 torr। तो कह रहे हैं मोलैलिटी बताइए। तो एक आपसे पूछ रहे हैं मोलैलिटी, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, और साथ में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर किसको कहा जाता है, दिस इज एक्चुअली डेल्टा पी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है, डेल्टा पी बतानी है, और 15% वेट बाय वेट यूरिया। ठीक है, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन दी जा रही है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दिया जा रहा है आपको, दिस विल बी 15%। और यूरिया हमें दिया जा रहा है CONH3 ट्वाइस। टेम्परेचर का कोई काम नहीं है इस रिएक्शन के अंदर, टेम्परेचर कट आउट कर देते हैं। हाँ, ये जो प्रेशर दिया हुआ है विद वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 से इसको हम शो करते हैं, ये हमारे पास है 17.5 टोर हमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है, एक तो मोलैलिटी निकालनी है और दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है बेटा, दिस विल बी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कुछ भी निकाल लेते हैं, पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो पहले ए ऑप्शन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मोलैलिटी हमारे पास बराबर होता है, दिस विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, तो मोल्स को हम यहाँ राइट साइड पर निकाल लेते हैं। मोल बराबर किसके होता है, मोल बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास के। अब मास कितना है, चूंकि 15% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है तो 15 ग्राम हमारे पास मास हो गया,
और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 15 माइनस कर देंगे, दिस विल बी 85 ग्राम। अच्छा 85 ग्राम हमें जो कोई केजी में लिखना है, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है ना, तो मॉलिक्यूलर मास में तो सॉरी मॉलिक्यूलर मास है तो ये तो उसका निकलेगा ना, लाइक यूरिया का निकलेगा CONH2 का, CONH3 NH2 ट्वाइस, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, C प्लस O प्लस 14 प्लस सॉरी ये हो जाएगा N प्लस H मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस सॉरी उसके बाद दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हम लेंगे यूरिया का, इस तरह से मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं। सो दिस विल बी 12 प्लस 16 प्लस 14 इंटू 1 multiplied by 2, then it will be multiplied by 2. तो ये हमारे पास आ रहा है 84, हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 84 AMU, ठीक है। अच्छा ये हो गया 14 प्लस 1 15, अच्छा इंटू 2 मैंने कर दिया ना, सॉरी ये यस 14 प्लस 1 इंटू 2, तो डायरेक्टली मैं इसको मैनुअली भी सॉल्व कर लेता हूँ। दिस विल बी 12 प्लस 16, ये तो हमारा हो गया 6 7 8 और ये 28 हो गया, प्लस 14 प्लस 2 ये हमारा हो गया बेटा 14 प्लस 2, दिस विल बी 16, 16 तो 32, 60 आएगा, सॉरी ये शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है, सो दिस विल बी 60 AMU, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाय 60 ये हमारे पास मोल हमारे पास इसके निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 60 से, सो दिस विल बी 1/4 मीन्स 0.25, तो 0.25 मोल्स हमारे पास आ गए, तो मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स 0.25 डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो केजी में कितना हमारे पास है, वैसे 85 ग्राम हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर किसका भाई, सॉल्वेंट का आ जाएगा, तो 85 डिवाइड बाय 1000, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी 0.085 केजी ऑफ सॉल्वेंट हो गया। इसके बाद इसे हम डिवाइड कर देंगे ताकि मोलैलिटी हमारे पास फर्स्ट आंसर आ जाए, 0.25 डिवाइड बाय 0.085, ओके 0.085, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.94, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.94 मोल्स पर केजी भी लिख सकते हैं, स्मॉल m भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट हम, तो ये फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया। अब सेकंड आंसर में हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमें बताना है क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर डेल्टा P बताना है। तो डेल्टा P जो है ना हमारे पास के बराबर होता है हमारे पास, दिस विल बी P नॉट मल्टीप्लाइड बाय x2, ठीक है, और x2 यहाँ पर क्या होता है, दिस विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की, ठीक है। कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर का, तो हम इस तरह से बता देते हैं इस फॉर्मूले से, P नॉट x2 के, तो P नॉट हमारे पास ये तो हमें गिवन है 17.5 टोर, x2 दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो अगर हमें x2 निकालना है तो x2 किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये तो हमारे पास सबसे पहले तो N1 दिस विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है, क्योंकि x2 निकालना है तो N2 हो जाएगा ना यहाँ पर, ये सारे N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास निकला है, दिस विल बी 15/60, तो ये 0.25 मोल हमारे पास जो है वो सॉल्यूट का है, तो 0.25 डिवाइडेड बाय
N1 हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है। तो N1 किस तरह से हम निकाल सकते हैं, N1 बराबर हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। तो मास हमारे पास होगा इसका 85 ग्राम दिया हुआ है ना, वाटर 85 ग्राम डिवाइड बाय उसके बाद 18 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। दिस विल बी 85 डिवाइड बाय 18, so this will be 4.72 या 4.7। तो ये N1 हो जाएगा 4.7 प्लस 0.25, तो ये X2 हमारे पास आ जाएगा। सो 0.25 आ गया न्यूमरेटर में, बाकी डेनोमिनेटर में 4.7 प्लस 0.25, ये हो जाएगा 0.05। तो डेल्टा पी हमारे पास बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0.05 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास पी नॉट है 17.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। So when 17.5 will be multiplied by 0.05, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्प्ले 0.875। तो डेल्टा पी आ जाएगा 0.875 टोर। तो इतनी जो है वो लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर में सॉल्यूट के ऐड हो जाने के बाद। तो ये बी पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। तो बेटा इस तरह से ये हमने मोलैरिटी और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 6 के अलावा था ये हमारे पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ये भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 7। और इसमें क्या कह रहे हैं कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सल्फेट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, मास ऑफ Al2SO4 होल 3 प्रोड्यूस। तो ये हमारे पास जो है वो स्टोइचियोमेट्री का एक न्यूमेरिकल है। तो इसको यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी है ना बताना है। तो सबसे पहला तो हमारे पास और कितना मास गिवन है, तो फर्स्ट तो हमारे पास आ गया दिस विल बी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं बेटा, सबसे पहले इक्वेशन को दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद गिवन रिक्वायर्ड को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि एल्यूमिनियम हमारे पास जो है वो गिवन है, और जो रिक्वायर्ड है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, तो ये गिवन और एक रिक्वायर्ड हमारे पास हो गया, और 40 ग्राम हमें दिया हुआ इसका है, और बताना है कि कितना वॉल्यूम एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस पे बनेगा। तो मास चूंकि गिवन है तो मास मास रिलेशनशिप लगेगा। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हैं, तो 27 × 2 हमारे पास होगा। 27 × 2 करेंगे तो दिस विल बी 54, मीन्स कि जो 54 ग्राम एल्यूमिनियम है ये हमारा 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो 40 ग्राम कितना करेगा, तो कुछ तो करेगा, x ग्राम करेगा। अब हम यहाँ रेशो मेथड लगा लेते हैं, 54:6 इज इक्वल टू 40:x। तो ये हो गया हमारा 54/6 इज इक्वल टू 40/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 40 × 6, और x बराबर हो गया 40 × 6 अपॉन 54, और ये x हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 40 × 6 डिवाइड बाय 54। तो ये आ जाएगा हमारा 4.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है बेटा हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमने उन्होंने मास तो नहीं पूछा हमसे, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी बराबर किसके होता है, वी नो दैट इट इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो मास हो गया हमारे पास, दिस विल बी 4.4, और हाइड्रोजन गैस तो 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो यहाँ वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, दिस विल बी 4.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय
22.41, ये आ जाएगा हमारे पास 49.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये तो एक हमारे पास आंसर जो है उसका आ गया, दिस विल बी द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे, एक और सेकंड पोर्शन में पूछ रहे हैं कि मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, कितना एल्यूमिनियम सल्फेट का मास बनेगा। तो अगेन हमें यहाँ पर अब मास रिलेशनशिप इसमें हमें लगानी पड़ेगी, चूंकि मास गिवन है और मास रिक्वायर्ड है। तो अगेन हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा बी पार्ट के लिए, दिस विल बी 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 H2SO4 और ये बना Al2SO4 होल 3 प्लस 3H2। तो सेम वही हो गया कि 54 ग्राम से हमारे पास कितना एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है। तो ये निकालना पड़ेगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम हमारे पास देखो 27 इंटू 2, ये 54 हो गया। 54 प्लस ये सल्फर हो गया हमारा 32 प्लस 64, देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 3 से। तो ये हमारा गया 342, ठीक है। तो 342 ग्राम और 40 ग्राम से कितना बनेगा, तो x ग्राम बनेगा। ये भी रेशो मेथड लग जाएगा हमारे पास। तो 54 ओवर 342 इज इक्वल टू 40 ओवर x। तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 342 ओवर 54। x हमारे पास जो भी आंसर आएगा इतने ग्राम हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट के प्रोड्यूस होंगे। अब जस्ट कैलकुलेटर एक बार आप यूज करेंगे इसमें 40 इंटू 342 and this will be divided by 54, so the final answer will be 253.3। ठीक है, तो ये हमारे पास this will be the next answer। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 7 के दोनों पार्ट का आंसर आ गया। वॉल्यूम भी बता दी यहाँ पर हमने, और हाइड्रोजन गैस कितनी बनेगी और एल्यूमिनियम सल्फेट का मास कितना बन जाएगा। तो ये आसान है, न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हुए तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। तो ये हमारे पास जो आया हुआ है, तो दिस विल बी फ्रॉम द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल है जो आपको मिल सकता है चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे। कह रहे हाइड्रोजन गैस टेक्स 10 seconds to diffuse from a porous container of 1800 cm cube under specific condition of temperature and pressure. How long will O2 take to diffuse from a container of 0.3 dm cube under similar conditions? हाइड्रोजन गैस को 10 सेकंड लगते हैं, मतलब जो टाइम टेकन है हाइड्रोजन गैस का वो कितने 10 सेकंड्स का है एक पोरस कंटेनर से जो 1800 cm क्यूब का। जो वॉल्यूम हमारे पास हाइड्रोजन गैस का है दिस विल बी 1800 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग विल O2 टेक, मींस टाइम पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस को कितना लगेगा टू डिफ्यूज फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ 0.3 dm क्यूब, और जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन गैस का वो 0.3 डेसीमीटर क्यूब का है अंडर सिमिलर कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर अब हम इसका करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो हमारे पास वॉल्यूम हमें सेम यूनिट में रखना जरूरी है, तो दोनों को dm क्यूब कर देते हैं। तो इसको भी ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 1.8 डेसीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसका कि टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन H2 अपॉन VH2 मल्टीप्लाई बाय V of O2 डिवाइड बाय T of H2 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने न्यूमेरिकल गलत यूज कर लिया है फॉर्मूला, दोबारा से यूज करता हूँ। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि टाइम ऑफ H2, तो पहले वॉल्यूम आएगा,
वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइड बाय टाइम ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का 1.8 है, टाइम इसको लग रहा है 10 सेकंड, टाइम O2 को कितना लगेगा यही तो बताना है, और वॉल्यूम O2 का है 0.3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का 32 और हाइड्रोजन का 2, तो ये तो 16 हमारे पास हो जाएगा, इसका रूट 4 निकल कर आ जाएगा। टाइम O2 बराबर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 1.8। तो ये हमारे पास TO2 जो है वो आ जाएगा कि ऑक्सीजन गैस को कितना टाइम लगेगा सेकंड्स में 0.3 dm³ के कंटेनर से इफ्यूज करने में। ठीक है, बस जैसे एक बार आप कैलकुलेटर आप यूज करेंगे। So this will be 4 multiplied by 10 multiplied by 0.3 divided by 1.8, जो कि हमारा 6.6 सेकंड मतलब इसको लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल इसका। क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया, तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद एक और एमसीक्यू और करके आया हुआ है, तो ये भी मैं इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करना मेरा टारगेट है। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए तो इंशाल्लाह सारे सॉल्व करूंगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो कितनी लंबी जा रही है, जिन स्टूडेंट्स को नंबर लेना है तो वो तो जाहिर सी बात है स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेटा बनाएंगे इसमें। A 1500 cm³ वेसल कंटेन्स नाइट्रोजन अंडर 250 टोर। कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम है 1500 cm³ वेसल नाइट्रोजन गैस 250 टोर में है, और दूसरा 2 dm³ वेसल कंटेन SO2 गैस अंडर 200 टोर प्रेशर। These two gases are transferred to a 3 dm³ empty vessel. Calculate the total pressure of the mixture of gases thus formed. मीन्स दो अलग अलग गैसेज है, नाइट्रोजन गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसको एक अलग कंटेनर में डाला गया 3 dm³ के। तो टोटल प्रेशर बताइए कि कितना हो जाएगा गैसेस का। तो बड़ा आसान है ये। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस N2 गैस की बात करेंगे, नाइट्रोजन गैस के लिहाज से लेंगे। तो नाइट्रोजन गैस के लिहाज से जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है वो 1500 cm³ है, और इनिशियल प्रेशर जो है वो है हमारे पास 250 टोर का। ठीक है, और इनको किसमें 3 dm³ के एम्प्टी वेसल में डाला जा रहा है। तो फाइनल वॉल्यूम इसका हमारे पास हो गया 3 डेसीमीटर क्यूब का। इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट में 1.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया, यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की। तो P2 इसका सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे फाइनल प्रेशर। अब ये तो आपको पता है बॉयल्स लॉ लगेगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो अगर हमें यहाँ पर बॉयल्स लॉ के तहत अगर हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है, क्या फाइनल प्रेशर P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2। तो P1 हमारे पास हो गया दिस विल बी 250, V1 हो गया हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय V2 हो गया हमारे पास 3। तो ये तो 1 हो गया, ये हमारे पास ये 2 हो गया। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी 125। तो ये 125 टोर हमारे पास आ गया, दिस विल बी P2। ठीक है, इसके बाद N2 के बाद हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करें, SO2 की बात करें, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 2 dm³ है, और P1 हमारे पास जो है वो 200 टोर है। तो V2 इसका भी फाइनली इसको भी 3 dm³ के एम्प्टी वेसल में डाला जा रहा है, और P2 जो हमारे पास है इसमें दोबारा से मालूम करना है, इसके भी फाइनल प्रेशर हम मालूम कर लेंगे। तो अगेन यहाँ पर हम लोग जो है वो बॉयल्स लॉ इस्तेमाल कर लेंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि चूँकि P2 डायरेक्टली निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2, इसी तरह से डायरेक्ट लगा लेते हैं फॉर्मूला। P1 है 200, V1 है 2 डिवाइड बाय V2 हमारे पास है 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 133.3 टोर।
अब देखो हमसे कहा क्या था कि भाई टोटल प्रेशर मालूम करें भाई मिक्सचर ऑफ गैसेस का। तो टोटल प्रेशर अगर हमें निकालना है तो टोटल प्रेशर के दोनों प्रेशर को प्लस कर देंगे, 125 प्लस 133.3। तो ये टोटल प्रेशर हमारे पास जो है वो टोर में आ जाएगा और जो भी आंसर हमारे पास होगा तो ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो दिस विल बी 125 प्लस 133.3, ये हो जाएगा 258.3 टोर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो और करके जो पार्ट था, तो इसको हमने बॉयल्स लॉ का सवाल था, इसमें दो गैसेस को एक नए कंटेनर में डाला जा रहा था, तो उसका फाइनल प्रेशर कितना हो गया ये बताना था। ठीक है, तो आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। नाउ क्वेश्चन 7 पे पढ़ते हैं। ये KSP का न्यूमेरिकल है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट द KSP। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, KSP दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी बतानी है ग्राम पर DM क्यूब में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेंगे। तो KSP जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड की दी हुई है, दिस विल बी 2.75 और एक्सपोनेंट कितना है इसका 2.75 एक्सपोनेंट माइनस का 12 होल क्यूब पर DM पावर 9। ठीक है, टेम्परेचर को हमने ये टेम्परेचर कट आउट कर दें। सॉल्युबिलिटी बतानी है ग्राम पर DM क्यूब में, तो सॉल्युबिलिटी के साथ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, KSP से जब हम सॉल्युबिलिटी को जो है वो मालूम करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेनी है, चूंकि एक्स हमें बताना पड़ेगा ना। तो जिंक हाइड्रोक्साइड है, ZnOH2 है, तो ये किस तरह से डिकम्पोज होता है, जिंक +2 अलग हो गया और OH -2 अलग हो गए। ठीक है, अभी X हो गया, ये X हो गया, ये हमारा 2X हो गया। तो KSP हमारे पास बराबर किसके होता है, KSP बराबर होता है जिंक +2 आइंस हो गए ये हमारे पास कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस का स्क्वायर। तो KSP हमारे पास आ जाएगा X मल्टीप्लाई बाय 2X का स्क्वायर और KSP हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी 4X क्यूब। ठीक है, दिस विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। X यहाँ से निकालना है तो X क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन नहीं, ये हो जाएगा KSP ओवर 4 और X बराबर हो जाएगा क्यूब रूट KSP अपॉन 4। KSP है 2.75 एक्सपोनेंट -12 अपॉन 4। अब यहाँ कैलकुलेटर यूज करेंगे हम। सो ये लिया हमने क्यूब रूट, शिफ्ट दबाकर स्क्वायर रूट दबाएंगे, दिस विल बी क्यूब रूट और 2.75 एक्सपोनेंट -12 डिवाइडेड बाय 4, 8.825 एक्सपोनेंट -5, 8.825 एक्सपोनेंट -5। अच्छा, ये हमारे पास आ गया मोल पर DM क्यूब में, मीन्स ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई। अगर आपको सॉल्युबिलिटी अगर निकालनी है तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपके पास मोलैरिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास से। तो 8.825 एक्सपोनेंट -5 जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। अब जिंक का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आपको यकीनन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, दिस विल बी आई थिंक 63.5। तो 63.5 प्लस 16 + 1 17 हो गया, ये 17 2 ज़ा 34, ये हो गया 63.5 प्लस 34, तो ये हो गया हमारा 97.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई, KSP से, दिस विल बी 8.825 एक्सपोनेंट -5, 8.6 एक्सपोनेंट -3
तो 8.6 एक्सपोनेंट -3 और ये हम पहुंच गए ग्राम पर dm³ में। तो ये जो बेटा हमारे पास आंसर आया, दिस विल बी द फाइनल आंसर। दिस इज एक्चुअली द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, दिस विल बी चैप्टर 7 से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। KSP निकालना था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 13 है, डिफाइन स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री को डिफाइन करें। तो ये तो डेफिनेशन है, आप याद कर लेंगे। सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 dm³ कैपेसिटी एट STP, फाइंड द दिस। तो तीन चीजें मालूम करनी है, और अमोनिया गैस को कहा जा रहा है 1 dm³ कैपेसिटी में, इसके वॉल्यूम दिया जा रहा है। ठीक है, लाइंस थोड़ी सी शायद इसमें नैरो हो गई है, मुझे थोड़ा इसको ओके नाउ द लाइंस आर ओके। तो डेटा बनाते हैं पहले। देखो एक ही चीज गिवन है हमारे पास है, वॉल्यूम। वो कितना गिवन है, 1 dm³ गिवन है, और STP पर है। मोल मालूम कीजिए, मोल कितना होगा, मास कितना होगा ये बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N ये बताइए। ठीक है, तीन चीजें आपसे जो है वो आस्क कर रहे हैं। तो आसान से न्यूमेरिकल है। मोल कितना होगा, मोल तो डायरेक्टली हम यहाँ पर, मोल हमारे पास किसके बराबर होता है, सॉरी वॉल्यूम एट STP निकाल लेते हैं पहले। वॉल्यूम एट STP कितना होता है, ये बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो मोल किसके बराबर होएगा, दिस विल बी वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.41, और वॉल्यूम कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाय 22.41, और ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दिस विल बी एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया, ए पार्ट का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 22.41, ये हो गया 0.044 मोल्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा आपसे, कह रहे हैं आप पता है मास बताइए। अब मोल से मास डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मास बराबर हो जाता है मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 0.044 है, और अमोनिया चुके हैं तो ये हो गया हमारे पास 17। तो यहाँ हमारे पास मास आ गया, दिस विल बी 0.044 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये आ गया 0.748, और यूनिट क्या निकल जाएगी इसकी, ग्राम में निकल जाएगी। तो दिस विल बी द नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, ऐसे सॉरी दिस विल बी मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 0.044 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये हो गया 2.64 एक्सपोनेंट 22। इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो 1 dm³ ऑफ अमोनिया के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और आंसर हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास 3 आंसर इसके आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर निकाले। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया ये न्यूमेरिकल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करें और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास इथेन है, तो मैं जैसे इसके स्ट्रक्चर को आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इथेन में जो है ना सेंट्रल एटम कार्बन होगा, और उस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसके शेप हमारे पास हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो 2 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आपको बना देना है। ठीक है, जैसे एक कार्बन हमने लिया। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है, लाइक ट्राइपोड स्टैंड जैसा, जैसी डायग्राम होती है ना हमारे पास। सो लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो ये 2 कार्बन आपको इस तरह से शो करना है। तो ये दूसरा टेट्राहेड्रल हो गया दूसरे कार्बन में। ठीक है, और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास बन गया। तो ये सारे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड लाइक ऑर्बिटल्स हैं। दोनों कार्बन चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp3 हमारे पास है। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दिस विल बी 109.5 डिग्रीज।
इसके बच्चों के 6 हाइड्रोजन है तो तीन हाइड्रोजन दोनों तरफ लगा दें, इधर पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें आप, और इधर पे भी 3 हाइड्रोजन। स्फेरिकल में आएगा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दूसरी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इन सब में आप H लिख दें। अब ये भी आप देख सकते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग चूंकि हो रही है तो हमारे पास इन सब में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। बाकी आप इसके अंदर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें भी फिलअप कर दें, पेयरिंग कर दें इस तरह से। तो ये जो बॉन्डिंग के लिए बनेगा दिस इज आल्सो 109.5 डिग्रीज। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसका बेटा, इथेन का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बस बाकी आप इसकी वर्डिंग वगैरह नोट्स के थ्रू आप लिख सकते हैं देखकर। तो ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 14 था। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक कह रहे हैं कि राइट पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मींस MOT के पोस्टुलेट लिखते हैं। ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 और O2 मॉलिक्यूल एंड डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आपको बनानी है किसकी भाई, N2 की और O2 मॉलिक्यूल की, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अब देखिए किस तरह से बनाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2 और O2। N2 का पहले बनाया तो नाइट्रोजन क्या होता है बेटा 1s2 होता है, फिर 2s2 होता है, फिर उसके बाद 2p3 होता है, और 2p में इस तरह 2px 2py 2pz इनमें एक एक होता है, ठीक है इलेक्ट्रॉन। तो जब एनर्जी डायग्राम जब हम इसकी बनाते हैं ना तो एनर्जी डायग्राम बनती है MOT डायग्राम भी जिसको हम कहते हैं। तो नीचे से ऊपर हम जा रहे होते हैं, एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो 1s बनाएंगे, फिर 2s बनाएंगे, लाइन से इस तरह से आपको बनाते हुए चलना होता है। तो ये इस तरह से एक हम बना लेते हैं, दिस विल बी, तो ये डायग्राम ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स में टोटली। अगर आप मैं थोड़ा जल्दी भी इसमें बता रहा हूँ तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं आप मेरे लेक्चर में कि क्या चीज़ होती है MOT, क्या बताता है क्या नहीं बताता, सारी एक्सप्लेनेशन है लेक्चर्स में मेरे। तो इस तरह से एक हमने डायग्राम बना दी, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। इसके नीचे ही ले लेता हूँ क्योंकि शायद जगह मुझे ऊपर नहीं मिलेगी इतनी। तो ये हमारे पास आ गया, दिस विल बी, ये हमारे पास आ गया 2s ऑर्बिटल, ये 2s है, नीचे इसके 1s बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनती है MOT डायग्राम। ये 1s ऑर्बिटल्स आ गए दोनों नाइट्रोजन के। अब आते हैं 2p ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है। अब 2p में थोड़ा सा इसमें इसलिए डिटेल होता है क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं। तो इस तरह से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। तो नीचे लो एनर्जी वाले हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जो नीचे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऊपर होते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरह से इसमें अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो ये 2 चुके नाइट्रोजन के आइटम्स है ना, तो 1s पर 2 हो गए दोनों तरफ, तो ये इस तरह से पूरा ओवरऑल फिलअप हो जाएगा। 2s पर भी 2 है तो ये इस तरह से पूरा ओवरऑल फिलअप हो जाएगा। 2px पर 3, 2p पर 3 है, तो ये 2p पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें इस तरह से। अब ये 6 टोटल, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना नाइट्रोजन की हमने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली। अब इसमें आपको देखो ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर जो बताना होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना निकल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 निकल जाएगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता लगता है कि इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर जो होता है एंटी बॉन्डिंग होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है।
तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेट से मुराद की मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। सेम इसी को अगर इस तरह से हम ऑक्सीजन गैस के लिए बनाना चाहें, अब जैसे और करके आया है ना, वैसे तो चॉइस है, लेकिन मान लें कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई एक ही आ गया, चॉइस नहीं आई, तो सूरत में आप क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन है, दिस विल बी 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब चूंकि ऑक्सीजन में हमारे पास 7 नहीं बल्कि 8 होते हैं, ये 7 था तो ये 8 है, तो ये हमारे पास 1 2 सॉरी तो 4 तो लग गए हैं, उसके बाद 4 5 6 7 और फिर उसके बाद 8, 2px पर डबल कर देना है, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी इसी तरह से आप इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे इसको। तो ये एज इट इज इस तरह से कॉपी हो जाएगी, तो ये हमारा 1s बन जाएगा, 2s बन जाएगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अदरवाइज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट। बाकी मैंने टारगेट पेपर भी अपने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर द स्कीम। अगर आपको टारगेट पेपर मेरे मतलब चाहिए, अगर सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए, तो इसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लेक्चर्स वगैरह सारे अपलोड किए हुए, जो अपने लेक्चर जो भी हमारा है, जितने भी चैप्टर हैं 12 के 12 चैप्टर जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हैं, उसके लेक्चर्स मैंने सारे अपलोड किए हैं। उसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर के पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवा ही रहा होता हूँ। आप प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, आपको ख़जाना मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। मतलब बहुत सारी मेहनत है मेरी इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई भी बच्चा ना नंबर कम ना ला सके बोर्ड एग्जाम में, सबके नंबर अच्छे से अच्छे हैं, ठीक है बेटा। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब सेम इसी तरह से करना है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स आपने फिलअप कर दिए, 2s पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर 4 इस तरह फिल हो गए। अब इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, ये 2p ऑर्बिटल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जो निकल जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलेगा। और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो आप देख रहे हैं ABMO, इसके अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा ऑक्सीजन गैस का, तो चूंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये हमारा जो नेचर होगा पैरामैग्नेटिक होगा, इस मैग्नेट की तरफ ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, आपकी पूरी डायग्राम इस तरह बनानी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको MOT डायग्राम कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का लॉन्ग में आया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसके पोस्टुलेट्स आप याद कर लेंगे। इसके बाद एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। मीन्स आपको जस्ट शेप्स बतानी है कि इन सारे मतलब लाइक मॉलिक्यूल्स की 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो क्या शेप उसका आएगा हमारे पास। 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर जैसे अमोनिया वगैरह में होता है, तो उसका शेप हमारे पास आ जाएगा पिरामिडल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल आ जाएगी 160 डिग्री। 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर में हमारे पास शेप जो आता है वो आएगा एंगुलर आएगा, या बेंट आएगा, या फिर वी शेप आएगा। एक ही बात है, कोई भी नाम देते हैं। बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज होती हैं, और 3 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, तो ये शेप हमारे पास होता है ट्राइगोनल, जिसको हम ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं। और इसकी बॉन्ड एंगल हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 120 डिग्री की। आप चूंकि लॉन्ग में आया हुआ तो आप इसमें एक्सप्लेन भी एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसमें अमोनिया की दे दें एग्जाम्पल, इसमें वाटर की दे दें, इसमें आप BF3 के दे दें, तो ये ईजी हो जाता है। ये 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर हो तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वेस्पर थ्योरी में, लाइक दैट पिरामिड जैसा, नाइट्रोजन और 3 तरफ हाइड्रोजन बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल हमारा 160 डिग्री का हो जाएगा, 1 लोन पेयर के साथ है। 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर वाटर हो जाएगा, तो उल्टा वी टाइप का शेप बना देना होता है इसमें। तो अब इसमें देखिए 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर आ गए, ये बॉन्ड एंगल हमारा 104.5 डिग्रीज का हो गया। 3 बॉन्ड पेयर होगा तो जैसे कि BF3 बना दिया, इसमें 3 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं, लोन पेयर एक भी नहीं आता, तो 120 डिग्री का होता है।
तो ये जो शेप हमारे पास होता है दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो शेप होता है दिस इज कॉल्ड एंगुलर या बेंट, इसी को वी शेप कहते हैं। और ये जो शेप हमारे पास होता है दिस विल बी, ये भी ट्राइगोनल होता है बट ये अमोनिया का शेप हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है इन शेप्स को। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। 12 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। स्टेट ली चार्टलेस प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टलेस प्रिंसिपल यूजिंग हेबर्ट्स प्रोसेस। ये अलग अलग क्वेश्चन है, याद करने वाले। नेक्स्ट है also calculate Kc and Kp for the reaction when 1 mole of PCl5 was introduced into a vessel of 10 due capacity at 250 degree centigrade at equilibrium 0.065 mole of Cl2 was present। Kc और Kp दोनों बतानी है। तो सबसे पहले तो उसमें बेटा Kc पता लग जाएगा, चूंकि मोल्स वगैरह दिए जा रहे हैं, वॉल्यूम तो है नहीं, एंड में Kp हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी गई है। तो अब इसमें क्या होती है, आइस टेबल बनती है। ठीक है, कि 1 मोल PCl5 को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक वेसल में, उसकी कैपेसिटी 10 dm³ है, टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर का फिलहाल तो कोई काम नहीं है, इक्विलिब्रियम पर इतने ही मोल ऑफ Cl2 प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे। अब चूंकि आइस टेबल हमें बनानी है तो ICE 3 अल्फाबेट लिखते हैं। ICE इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। इनिशियली कह रहे हैं कि 1 मोल इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो और चूंकि वॉल्यूम 10 dm³ है तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1 मोलर, और ये 0 0 हो गए। चेंज कितना आएगा, ये -x होगा, ये +x, ये +x, और ये हो जाएगा 0.1 -x, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x। कह रहे इक्विलिब्रियम 0.465 मोल Cl2 के प्रेजेंट थे। मीन्स कि जब इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे ताकि हम इसका मोलरिटी निकाल लें तो हो जाएगा 0.0465, इतने मोलरिटी हमारे पास आ गए। ठीक है, इस तरह ये वाली भी x आ जाएगी, दिस विल बी आल्सो 0.0465 मोलरिटी, और PCl5 भी निकल जाएगा, दैट इज 0.1 माइनस 0.0465। तो अगर आप 0.1 में से 0.0465 को माइनस करते हैं तो यह 0.0535, 0.05 मोलर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब Kc बतानी है। तो Kc तो बराबर हमारे पास हो जाता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज PC। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 0.0465। ये 2 टाइम्स कर लेंगे 0.0465 को, और उसको डिवाइड कर देंगे PCl5 की कंसंट्रेशन से, दैट इज 0.05। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे दिस विल बी 0.0465 मल्टीप्लाई 0.0465 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ जाएगा 0.04। 0.04 यूनिट क्या आ जाएगी, उसकी मोलरिटी सिर्फ एक मोलरिटी आ जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास Kc आ गया। तो ये फर्स्ट आंसर हमारे पास हो गया, Kc निकाल लिया हमने। नेक्स्ट हमसे Kp भी निकालने को कह रहे हैं ना ये। अब Kc के थ्रू Kp निकाली जा सकती है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, Kp बराबर हो जाता है, तो Kp बराबर होता है हमारे पास Kc RT और डेल्टा n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो Kc हमारे पास आ गया 0.04, R हो गया 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का काम यहाँ पर आ जाएगा। टेम्परेचर कितना दिया हुआ था भाई हमारे पास यहाँ पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 250 था चूंकि, तो इसको हम यहाँ पर केल्विन का टेम्परेचर करते हैं, 250 प्लस 273, ये हो जाएगा 523, और डेल्टा एन से मुराद मतलब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 2 मोल्स में से 1 को माइनस किया तो 2 - 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट,
और Kp यहाँ पर हम इसमें निकाल लेंगे। ये हो गया 0.04, इसके बाद ब्रैकेट 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 523 और ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 1.717 और यूनिट में जस्ट 8 आ चुके हैं हमारे पास। यूनिट किसकी आ जाएगी, ATM में आ जाएगी यूनिट इसकी, ठीक है। चूँकि हमने R की वैल्यू यूज़ की तो हमारे पास प्रेशर की यूनिट ATM होगी। तो ये हमने Kp और Kc दोनों निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास और हो गया जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा न्यूमेरिकल आया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करनी है 3 इक्वेशन की। तो 1 2 3 इक्वेशन दिए हुए, ये बुक के न्यूमेरिकल जो है वो इक्वेशंस हैं। इजीली हम इसको यहाँ पर जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो एक तो एसिडिक, 2 एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में। तो फर्स्ट क्रोमियम हाइड्रोक्साइड वाली दी हुई है। तो 1 बाय 1 मैं इन तीनों को आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट हम इसको बैलेंस करते हैं, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड वाली इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप ही हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम यहाँ पर करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में इक्वेशन को। तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे इक्वेशन इसमें। SO4 -2 ये बन गया हमारे पास SO3 -2, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर क्रोमियम और सल्फर को बैलेंस करना होगा जो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर ऊपर हम जो है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर लगा के। तो ये हो जाएगा CrOH3 और ये बन रहा है CrO4 -2। अब देखो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। जहाँ कम ऑक्सीजन है वो वाटर लगा लेंगे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर एक H2O लगा लिया गया। इसी तरह से SO4 -2 है और ये SO3 -2 है। तो यहाँ पर एक H2O हमने यहाँ पर लगा लिया। इसके बाद फिर H+ को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाएंगे। अब यहाँ देखो 3 और 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ 6H+ लगा दिया। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ 2H+ लगा लिया। अब जितना H+ लगाए उतना ही OH- आप लगा लें दोनों तरफ। तो 6OH- इधर पर भी आ गया, 6OH- इधर पर भी आ गया, ठीक है। और इधर पर हमारे पास 2OH- आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास 2OH- आ गए। यहाँ तक करने के बाद फिर अब आप क्या करें, इसके बाद H+ और OH- हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6OH- प्लस वाटर प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गया CrO4 -2, ठीक है। प्लस अब 6H+ और 6OH- मिलकर बन जाएंगे 6H2O। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लें बेटा, तो ये 2H2O हो गया हमारे पास प्लस SO4 -2 और ये बना SO3 -2 प्लस H2O प्लस 2OH-। उसके बाद देखो 6OH है यहाँ पर तो, और यहाँ H2O और यहाँ पर 6H2O, तो ये 5 हो जाएगा H2O। तो 6OH- प्लस H2O प्लस CrOH थ्राइस और ये बन गया CrO4 -2 प्लस ये 5H2 हो गया। चूंकि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से भी हम एक H2O कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड पर सिर्फ H2O बच जाएगा प्लस SO4 -2 और रिएक्शन करके अपन SO3 -2 प्लस 2OH-। उसके बाद चार्जेस को बैलेंस करना है। यहाँ ओवरऑल चार्ज -6 लगा हुआ है और यहाँ -2 लगा हुआ है। तो यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -6 चार्ज है। जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ कम करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -4 चार्ज है। तो क्या कर लेंगे इसको हम लोग, यहाँ पर जो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लगा लेंगे तो दोनों तरफ चार्जेस हमारे पास बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर शायद हमने गलती कर दी है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 तो 5 थे तो यहाँ पर 6 मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था ना। तो तब जाकर 5 5 3 तो 5 5 हाइड्रोजन दोनों होते।
तो ज़ाहिर सी बात अब यहाँ 5H प्लस है, तो यहाँ पर 5OH दोनों तरफ लगाना चाहिए था। इधर पर 5OH आ जाता और इधर पर भी 6 के बजाय 5OH होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर बस क्या हो जाता, हमारे पास 6OH की जगह पर दोनों तरफ 5OH आ जाएंगे। ये 5 आउटर हो जाएगा और ये 5OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से यहाँ से माइनस होगा तो ये हमारे पास 4H2 आ जाएगा ना। दिस विल बी 4H2O। चार्जेस का भी यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी, चार्जेस की। अब यहाँ चार्ज में हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी हाँ यस, ये 5 हो जाएगा ना, 5OH माइनस। तो चार्ज हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 2 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये सही होगा, बाकी नीचे भी देख लेते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको। तो SO3 4 था तो H2O एक इधर पर लगा लिया हमने और 2H प्लस यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2OH दोनों तरफ हो गया, यहाँ पर वाटर बन गया, यहाँ 2OH माइनस हो गया। चार्जेस की बात करते हैं। अब यहाँ से H2O खत्म हो गया तो यहाँ 2H2O रह गया। ठीक है, SO4 -2, सिर्फ -2 चार्ज था यहाँ पर, SO3 -2 और 2OH -4, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगे। ठीक है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को फिर हम लोग क्या करें बेटा, मल्टीप्लाई कर दें। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 2 से, 3 2 6, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10OH माइनस प्लस 2H2O प्लस 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड 2 CrO4 -2 प्लस 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2O प्लस 3SO4 -2 हो जाएगा 3SO3 -2 प्लस 6OH माइनस। उसके बाद जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब ये 10OH ये 6OH हट गया यहाँ पर, तो ये हो गया 4OH माइनस प्लस 2 वाटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो गया इधर पर 3SO4 -2, ये हो जाएगा 2 CrO4 -2 प्लस 6H2O रह जाएगा यहाँ पर, प्लस उसके बाद 3SO3 -2। अब इसको हम देख लेते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं। 2 क्रोमियम बैलेंस है, सल्फर 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 2 6 6 4 10, 3 2 6 and 6 and 4 10। अच्छा, हमने यहाँ पर H2O, चुके यहाँ से हमने एक रिमूव कर दिया था ना H2O, तो यहाँ पर H2O दोबारा मैंने डाल दिया, दोबारा H2O नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तो जब ये दोबारा यहाँ से H2O नहीं आएगा तो दैट सी बात है, यहाँ से H2O खत्म हो जाएगा हमारे पास इधर से। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 2H2O हमारे पास था ना, तो यहाँ से H2O खत्म हुआ था तो ये 5H2O था, तो ये 5H2O ही रहेगा यहाँ पर, देयर विल बी 5H2O। ठीक है, और नीचे तो सेम इसी तरह से रह गया। अच्छा, ये 2H2O, अच्छा यहाँ से H2O खत्म हो गया था तो यहाँ आ गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो 3 से किया था, तो 2 से किया था तो ये 10OH हो गया, सही है, प्लस 2 CrOH3 सही है, फिर 2 CrO4 माइनस प्लस ये हमारे पास हो गया, दैट विल बी, चूँकि हमने मल्टीप्लाई इसको किससे किया, 2 से किया, दिस विल बी 10H2O। चूँकि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा रहे ना, मतलब वाटर नहीं जा रहा, तो ये 10H2O यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3H2O, फिर 3SO4 माइनस, तो 3SO3 -3 प्लस 6OH माइनस। अब यहाँ से 3H2 यहाँ से चूँकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पर हमारे पास जो है वो कितने H2O हमारे पास आ जाएंगे, चूँकि 10 थे, 10 में से 3 माइनस कर दिया तो 7H2O आ जाएगा।
और यहाँ पर 5H2O के बजाय हमारे पास जो है चूँकि 4H2O होगा, चूँकि यहाँ से चूँकि हम माइनस कर रहे हैं तो दैट्स वाई यहाँ पर 4H2 होना चाहिए, चूँकि H2 यहाँ से इधर चला गया, दिस विल बी 4H2O। और जब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 8H2O। ठीक है, तो 8 में से फिर 3 को माइनस करेंगे, 8 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 के बजाय यहाँ पर जो H2O आएगा दिस विल बी 5H2O। चूँकि 8H2O था, यहाँ पे 8H2O था, फिर यहाँ से 3 माइनस हो गया तो 5H2O हो गया। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्रोमियम है, हाइड्रोजन 3 2 6 और 4 10 है, तो 10 ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर है, सल्फर 3 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 3 12 है, 12 और 6 18 है, और 18 और 4 दैट्स 22, तो 4 2 8, 8 और हमारे पहले 5 है गया, 5 और 8 13, 13 और 9 22। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर इसको बैलेंस कर ली बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसके बाद सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी इसी तरह से आप जो है उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। मैंने इसके लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो इंशाल्लाह आप उसमें देख लीजिएगा। आई होप सो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।